नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एक बार जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग तेजी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है या नहीं। एक बार आगे बढ़ूंगा। चलिए, उम्मीद है कि आज आप लोगों को ऑडियो एकदम क्लियर मिल रही है। आज आप लोगों को ऑडियो जी बिल्कुल क्लियर है। तो गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। कल जो है दोस्तों, कल का सेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी। और आज जो है उसको सॉल्व कर लिया गया है। अब किसी भी तरह की समस्या आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग अपने दोस्तों मित्रों तक जो है वीडियो को शेयर करिए। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों मित्रों को वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोग भी जो है हमारे साथ नए-नए लोग जुड़ सकें। बात करेंगे दोस्तों, नियमित रूप से रात के 9:15 बजे से आप लोगों के टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और ईएमआरएस टीजीटी की परीक्षा के लिए पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों के लिए जो है प्रैक्टिस सेशन लेके मैं उपस्थित होता हूं, नियमित रूप से 9:15 बजे। और इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह मैं उपलब्ध कराता हूं, जो आपके परीक्षा में आपके चयन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप सभी को पता है कि आपके चयन में आपकी प्रैक्टिस का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन यदि उस नॉलेज को आप क्वेश्चन आंसर के रूप में जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका पढ़ा हुआ जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। परीक्षा में जाके आप फंस जाते हैं। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, यथास्थिति पढ़ते रहिए। नियमित रूप से 1 घंटे का समय आप मेरे साथ बिताइए। मैं टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक को तीसरी, चौथी बार, पांचवी बार अब जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ। तो जो लोग लंबे समय से जुड़े हैं, उनको तो जो है दोस्तों तैयार हो गई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। लेकिन अब जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, उनके पास भी जो है पर्याप्त मौका है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके जो है वो चयन आयोग का की प्रक्रिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से इस समय चल रही है। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए कोई न कोई एक डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग परीक्षा के लिए अपने यदि पहले से तैयार रहेंगे, तो जब डेट अनाउंस यदि होता है, तो आप लोगों को उसमें किसी भी तरीके की घबराहट और आपके कॉन्फिडेंस पे किसी भी तरीके का जो है वो बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आप डेट अनाउंस होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जो है वो एक धोखा कर रहे हैं। डेट अनाउंस होने के बाद से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, आज की डेट अनाउंस होने के बाद से इतना समय आपको नहीं मिलेगा कि आप अपने सिलेबस को पढ़ भी लें और उसको रिवाइज भी कर लें। तो ये चीज़ आप लोग जो है ध्यान में रखिए। बाकी मेरी कुछ व्यक्तिगत जो है वो ज़िम्मेदारियों की वजह से, व्यस्तताओं की वजह से आपकी इस समय लगभग सभी क्लासेस यूट्यूब की जो रात के 9:15 बजे की प्रैक्टिस क्लास होती है, इसको छोड़ के लगभग सब कुछ जो है वो स्थगित चल रहा है। ये अभी बहुत जल्दी ही जो है वो, जैसे ही मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊँगा, इसको मैं दोबारा कंटिन्यू कर दूँगा। आप चाहे वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास हो, इसको भी जो है पुनः शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही आपके जो सामान्य अध्ययन की क्लास है, इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो आप लोग सारी चीज़ों के लिए थोड़ा-सा धैर्य बना के रखेंगे। प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, पिछले 2 संडे से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नहीं हो पा रहा है, आपका टेस्ट पेपर नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी आप लोग अगले सप्ताह से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है टेस्ट पेपर उपलब्ध करा दिया जाए प्रत्येक संडे को। यदि अभी तक आपने टेस्ट पेपर जॉइन नहीं किया है, तो आप लोग लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से जाकर टेस्ट सीरीज को आप लोग अवश्य ज्वाइन करिए। आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें जो है मैं आप लोगों के लिए 70% बिल्कुल नए प्रश्नों का संग्रह आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ। नए प्रश्न क्यों करा रहा हूँ? नए प्रश्न कराने का एकमात्र मेरा उद्देश्य है कि आपकी परीक्षा में जो भी 125 में से यदि 20 प्रश्न भी आपके नए पूछ लिए गए, तो ये 20 प्रश्न जो होंगे वो निर्णायक होंगे, और इन्हीं 20 प्रश्नों को जो है वो मैं कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। मैं मिनिमम 20 की बात कर रहा हूँ। आपसे जो है वो 40 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, नए प्रश्न। तो आप लोग इसको जो है वो ज़रूर टेस्ट सीरीज को जॉइन करिए। आप लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा और ये पता चलेगा आप लोगों को एग्ज़ाम देने के बाद। चलिए, अब जो है इधर-उधर की बात नहीं करेंगे, अब सीधे चलेंगे हम लोग अपने सेशन की तरफ।
और आज के सेशन के पहले प्रश्न को लेंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, आज के टॉपिक के बारे में आपको जो है जानकारी मिल गई होगी। चलिए, तो आज के टॉपिक का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। आप लोग ध्यान से और समझ के उत्तर करने का प्रयास करें। चलें, बिहार स्टेट की तैयारी पीजीटी के लिए। देखिए, बिहार स्टेट का सिलेबस अलग है, बिहार पीजीटी का सिलेबस अलग है गुड्डू जी। तो यदि आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अभी स्टेट के लिए तो जो है वो कोई बैच नहीं। स्टेट के लिए बैच हो सकता है कि जो है स्टेट के लिए तो बैच अब नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा क्योंकि एग्जाम में आपके समय नहीं है, लेकिन बिहार पीजीटी के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए आप लोगों के लिए एक नया बैच मैं शुरू करूंगा। चलिए, फिलहाल आते हैं प्रश्न पे। और आपको दिया हुआ है कि व्यक्तिवाद व समाजवाद किस प्रकार का संबंध है। व्यक्तिवाद व समाजवाद में परस्पर सहयोग का, परस्पर आदान प्रदान का, परस्पर मिलना और परस्पर विरोध, चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। जो आपको सबसे उपयुक्त विकल्प लगता हो उसका चुनाव कर लीजिए और तेजी से उत्तर करिए। चलें, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोगों का अधिकतम लोगों का उत्तर जो है इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए आ रहा है। कुछ एक लोगों को यदि छोड़ दें तो यदि हम बात करते हैं व्यक्तिवाद की और समाजवाद की, तो दोनों में जो है आप यदि इसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि दोनों जो है वो विरोधी अवधारणाएं हैं। क्यों विरोधी अवधारणाएं हैं? यदि हम जो है वो व्यक्तिवाद को V से इंडिकेट करें और समाजवाद को S से इंडिकेट करें, तो यदि आप व्यक्तिवाद में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, व्यक्तिवाद जो है वो अहस्तक्षेप हस्तक्षेप हस्तक्षेप की बात करता है। वहीं जो है यदि हम समाजवाद की बात करें तो समाजवाद जो है वो हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब क्या हो गया? राज्य के हस्तक्षेप की बात की जा रही है। आपके व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य का जो है, व्यक्ति के कार्यों में राज्य का जो है वो हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं जो है समाजवादी कहते हैं कि इसमें जो है वो राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए। किस प्रकार से हस्तक्षेप होना चाहिए? तो यदि हम व्यक्तिवादियों की बात करते हैं तो व्यक्तिवादी जो है वो केंद्र में किसको रखते हैं? केंद्र में रखते हैं व्यक्ति को। ये केंद्र में व्यक्ति को रख देते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति के कार्यों में राज्य को किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इसके आधार पे यह जो है आपके पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं। पूंजीवाद को ये लोग जो है वो बढ़ावा देते हैं। वहीं जो है आपके जब समाजवाद की बात की जाती है तो समाजवाद जो है वो केंद्रीकरण के जो है कॉन्सेप्ट को स्वीकार करता है, और यह जो है राज्य है कि राज्य हस्तक्षेप करना चाहिए। किसमें? पूंजी तथा उत्पादन के साधनों में राज्य का जो है वो नियंत्रण होना चाहिए, व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो दोनों अवधारणाएं जो है एक दूसरे की विरोधी होती हैं, इसलिए आप लोग जो है परस्पर विरोध की अवधारणा का यदि आप चुनाव करते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम समाजवाद की बात करेंगे तो यहाँ पे निजी सार्वजनिक जो है वो नियंत्रण की बात की जाती है। सार्वजनिक नियंत्रण मतलब सरकारी नियंत्रण, और यहाँ पे जो है व्यक्ति के द्वारा नियंत्रण की बात की जाती है। तो प्रत्येक अर्थ में यदि आपने व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों को पढ़ा है तो आप देखेंगे कि जो मूल कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट में दोनों में जो है वो विरोध देखने को मिलता है। आपका उत्तर जो होगा डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो दिया है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, इसको एडजस्ट करता हूं मैं। कहाँ गए भैया? चलिए, तो प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उत्तर करने का प्रयास करेंगे। दिया है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? चलिए भैया, मार्क्स का वर्ग संघर्ष सिद्धांत, मार्क्स का क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलता की अ, अतिजीवितता का सिद्धांत और ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत, चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करिए, प्रयास करिए कि जो है आप लोगों की संख्या 50 तक पहुंच सके। आप लोगों की संख्या जो है 90% से अधिक गिर गई है और ये ठीक नहीं है। आप लोग संख्या को थोड़ा सा आज के सेशन में आप लोग जो है वीडियो को 50 लोगों तक शेयर करिए, संख्या 50 तक पहुंचाने का प्रयास करिए। चलें, व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूलतम किस विचार को पाते हैं भैया? चलें, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें जो है वो डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीवितता के सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
चूंकि जो है दोस्तों व्यक्तिवाद किसको बढ़ावा देता है? पूंजीवाद को। व्यक्तिवाद जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और केंद्र में किसको रखता है? व्यक्ति को रखता है। तो जब व्यक्ति केंद्र में रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा, तो जिसके पास जितनी योग्यता होगी वह उतना अधिक जो है वो संसाधन को जो है एकत्रित करेगा, अपने लिए संपत्ति जो है वो निर्मित कर पाएगा। इसलिए इसमें अनुकूलतम के जीवितता का जो सिद्धांत है उसको देखा जाता है, डार्विन का अनुकूलतम का जीवितता सिद्धांत। आप लोगों का उत्तर जो हो जाएगा वो सी विकल्प के लिए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न दिया है कि व्यक्तिवादी विचारक राज्य को अनिवार्य बुराई और अराजकतावादी विचारक राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं। यह वक्तव्य है कि प्रमुखता सत्य है, प्रमुखता असत्य है, अर्थहीन है या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलें, क्या है इसका मतलब? व्यक्तिवादी विचारक राज्य को जो है अनिवार्य बुराई मानते हैं और अराजकतावादी विचारक जो है अनावश्यक बुराई मानते हैं। इसका अर्थ आप लोग कितने लोगों को इसका अर्थ क्लियर है? चलें तेजी से उत्तर करेंगे। के विकल्प के लिए उत्तर कर रहे हैं। सबका उत्तर जो है बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ कितने लोगों को पता है? कितने लोगों का कॉन्सेप्ट इस चीज को लेके क्लियर है कि व्यक्तिवादी राज्य को क्यों अनिवार्य बुराई कहते हैं और अराजकतावादी अनावश्यक बुराई कहते हैं? कितने लोगों को क्लियर है? यस नो में बस जवाब दे दीजिए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यदि हम व्यक्तिवादियों की बात करते हैं तो व्यक्तिवादी जो है वो आप सभी को पता है कि व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और ये तीन प्रमुख चीजों पे बल देते हैं। किस पे देते हैं भैया? जीवन, के बाद से संपत्ति और सुरक्षा। और इन तीनों की जिम्मेदारी ये किसको देते हैं? राज्य को देते हैं। ठीक है, तो जब जीवन, संपत्ति और सुरक्षा की बारी आती है तो व्यक्तिवादी जिम्मेदारी राज्य को दे देते हैं। वहीं आगे चल के ये कहते हैं, चूंकि व्यक्तिवादी जो है वो राज्य के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मानना है भैया कि राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना है। इनका मानना है कि यदि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो इसमें जो होगी क्या दिक्कत आएगी? तो इनका मानना है कि यदि राज्य हस्तक्षेप करेगा तो जो व्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाएगी। तो स्वतंत्रता जब सीमित करेगा, राज्य यदि हस्तक्षेप करेगा तो स्वतंत्रता सीमित करेगा। तो इसलिए ये जो है राज्य को अनावश्यक मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, तो आप लोग अनिवार्य शब्द जो दिया है इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, इसलिए यह अनिवार्य है। और बुराई इसलिए कहते हैं क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वो सीमित करता है। तो स्वतंत्रता को सीमित करने के अर्थ में राज्य एक बुराई है। और जीवन, संपत्ति और उसकी सुरक्षा की जब बात आती है, सुरक्षा बात कर रहा हूं, स्वतंत्रता होना चाहिए यहाँ पे। जब स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की बात आती है तो ये लोग कहते हैं भैया कि इसकी जो सुरक्षा है यह राज्य को ही करनी चाहिए, इसके लिए राज्य जो है आवश्यक या अनिवार्य हो जाता है। वहीं जब अराजकतावादियों की बात करते हैं तो अराजकतावादी जो है वो राज्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि राज्य जैसी जो है वो कोई संस्था नहीं होनी चाहिए, तो ये लोग राज्य का विरोध करते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे तो इसमें कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं आनी चाहिए, इसलिए ए विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया, निम्न में से कौन एक व्यक्तिवाद का समर्थक नहीं है? चलिए, व्यक्तिवाद का समर्थक इसमें से कौन सा नहीं है उसके लिए उत्तर करना है। चलिए भैया, उत्तर तेजी से करेंगे। सुरन जी का उत्तर आ रहा है इसमें ए, सी विकल्प के लिए। वीरेन जी का उत्तर सी विकल्प के लिए आ रहा है। चलें, तो जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं तो आप लोग एक बार तेजी से कमेंट करेंगे कि जीडीएच कोल महोदय जो है किससे संबंधित है, किस वाद के समर्थक हैं ये?
किस वाद के समर्थक हैं? यदि हम ग्राहम वालास की बात करते हैं, व्यक्तिवादी हैं, हेयक की बात करेंगे, व्यक्तिवादी हैं, मील की बात करेंगे, व्यक्तिवादी हैं। चलें, प्रमोद जी जो है बहुलवाद की बात कर रहे हैं। बाकी लोग भी उत्तर करिए भैया। तो यदि हम जीडीएच कोल की बात करते हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा जीडीएच कोल महोदय जो है आपके श्रेणी समाजवाद के समर्थक हैं, न कि व्यक्तिवाद के। तो ध्यान रखिएगा, आपके जीडीएच कोल महोदय श्रेणी समाजवाद के समर्थक हैं, जबकि ग्राहम वालास, हेयक और मील जो है आपके व्यक्तिवादी विचारक हैं। प्रमुख व्यक्तिवादी विचारकों की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें एडम स्मिथ, हेयक, स्पेंसर आदि विचारकों का भी नाम आता है। आप लोग इसमें इसको जरूर ध्यान रखेंगे। सी विकल्प आपका जो हो जाएगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपको दिया है कि वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया है? चलिए भैया, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा के लिए उत्तर करेंगे। एडम स्मिथ दिया हुआ है, बेंथम दिया है, आपको जीएस मिल और स्पेंसर, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के लिए चलें, में सब लोग जो है डी विकल्प की बात कर रहे हैं। जितने सारे लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय जो है स्पेंसर महोदय को जाता है। स्पेंसर महोदय ने ही जो है दोस्तों वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को विकसित करने के लिए आपके योग्यतम की जीवितता का जो सिद्धांत है इसको अपनाया था। हालांकि आगे अभी प्रश्न आएगा तो इसको योग्यतम की जीवितता के सिद्धांत को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। बस आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद में स्पष्ट अंतर जो है वो बस इतना सा स्पेंसर महोदय ने कहा था कि राज्य को जो है किसी भी तरीके के कल्याणकारी कार्य को नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इन्होंने जो है मताधिकार को, जिसका समर्थन किया जा रहा था, उसका विरोध कर दिया कि भैया मताधिकार का कोई स्थान यहाँ पे नहीं होना चाहिए। साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्होंने, स्पेंसर महोदय ने वैज्ञानिक व्यक्तिवाद में कह दिया कि भैया किसी भी तरीके का, यदि मान लीजिए कि राज्य जो है किसी व्यक्ति का सहयोग कर रहा है तो किसी व्यक्ति के सहयोग करने की जरूरत नहीं है, जबकि करना क्या चाहिए या होना क्या चाहिए, इनका मानना था कि एक योग्य व्यक्ति के लिए जो है एक निर्योग्य व्यक्ति का बलिदान दे देना चाहिए। यानी यदि आपको मदद करनी है तो योग्य व्यक्ति की मदद करिए। जैसे आप लोग आज के समय में करते हैं, या आप लोग भी देखते होंगे, यदि किसी परिवार में 4 बच्चे हैं, जिसमें से जो है 3 जो है वो नखादा है, 1 जो है वो पढ़ने में अच्छा है, तो उसके ऊपर जो है वो अधिक ध्यान दिया जाता है। या किसी भी कार्य में यदि आप देखेंगे तो जो योग्य होता है उसके ऊपर अधिक जो है वो ध्यान दिया जाता है। तो योग्य के ऊपर अधिक ध्यान देने की जो संकल्पना है वो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की संकल्पना है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि योग्य व्यक्ति के लिए जो है, जो निर्योग्य है या जिसके पास योग्यता नहीं है उसका बलिदान दे दीजिए, उसकी सभी सुविधाओं को काट दीजिए और सभी सुविधाएं जो है जो योग्य है उसको दे दीजिए, ताकि वही जो है आगे बढ़ के कुछ कर सकता है। इनका मानना था आपके स्पेंसर महोदय का कि यदि निर्योग्य व्यक्ति को आप उसकी मदद भी करेंगे तो वो अपने जीविकोपार्जन से अधिक कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन एक योग्य व्यक्ति की यदि मदद की जाएगी तो वह उससे आगे बढ़ के विकास करेगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे व्यक्तिवाद और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद में अंतर को जरूर स्पेंसर महोदय के द्वारा दिया गया था। इन्होंने इसी में आपके योग्यतम की जीवितता के सिद्धांत को जो है स्वीकार किया है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है? आप लोगों को बताना है। अब आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता कौन है? ग्राहम वालास, लास्की, लिकाक और हॉब्स। चलें, आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता। चलें, आप सभी लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं। अब बता दीजिए व्यक्तिवाद और आधुनिक व्यक्तिवाद में अंतर क्या है? व्यक्तिवाद और आधुनिक व्यक्तिवाद में अंतर।
चलिए, तो यदि हम आधुनिक व्यक्तिवाद की बात करते हैं दोस्तों, तो आधुनिक व्यक्तिवाद की अवधारणा जो है, इसके प्रणेता आपके ग्राहम वालास माने जाते हैं। ग्राहम वालास के साथ नॉर्मन एंजल, बेलाक, मिस फॉलेट, ये लोग जो है वो आधुनिक व्यक्तिवाद के समर्थक हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद जो है वो आप सभी को पता है कि व्यक्तिवाद की जब हम बात कर रहे थे, सिर्फ जब व्यक्तिवाद की बात कर रहे थे, तो इसमें जो है केंद्र में कौन था? व्यक्ति था। केंद्र में रखा गया व्यक्ति को, और राज्य को कहा गया था कि भैया राज्य किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। वहीं जब आधुनिक व्यक्तिवाद की बात आती है, तो यहाँ पे व्यक्ति के स्थान पे जो है वो समूह पे ध्यान दिया जाता है। और जब समूह की बात आ जाती है भैया, तो आधुनिक व्यक्तिवादी जो है वो केंद्रीयकरण की अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं। आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, इसमें जो है वो विकेंद्रीकरण की अवधारणा जो है आ जाती है। अब समूह जो है मिल के कार्य करेगा, तो इसमें जो है वो राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया जाता है। दोनों को ध्यान में रखना है कि आपके आधुनिक व्यक्तिवाद में केंद्रीकरण की जब भावना आती है, विकेंद्रीकरण की भावना, तब यहाँ पे राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार कर लिया जाता है, और व्यक्ति का स्थान जो है वो अब समूह ले लेता है। तो दोनों में अंतर आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया जाता है, यहाँ पे राज्य के नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाता है, अर्थात व्यक्तिवाद में राज्य का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? अगला प्रश्न, योग्यतम की अतिजीवितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। आपको दिया गया है प्लेटो, स्पेंसर, रूसो और लॉक। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलिए, योग्यतम की अतिजीवितता का सिद्धांत किसने दिया है? चले, बहुत बढ़िया। और यदि इसी प्रश्न में एक और विकल्प दिया हो, ठीक है, क्या विकल्प हो भैया? डार्विन। अब आपका उत्तर क्या होगा? यदि ई विकल्प मैंने दे दिया और अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि योग्यतम की अतिजीवितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तब आपका उत्तर क्या होगा? चलें, आप लोग ई विकल्प का चुनाव करेंगे? सभी लोग ई विकल्प पे जाएंगे। देखिए, ये 99% जो है वो विद्यार्थियों को ये चीज क्लियर नहीं है। आज क्लियर कर दे रहा हूं, नोट डाउन करके आप रख लीजिएगा। जो योग्यतम की अतिजीवितता का सिद्धांत है, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जो थियरी है, जिसे आप लोग डार्विन के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं, डार्विन ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था विज्ञान में। ध्यान रखेंगे, जो जो चीजें बोल रहा हूं, इसका प्रयोग इन्होंने किया था। आप विज्ञान या जीव विज्ञान कह सकते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं स्पेंसर महोदय की, तो स्पेंसर महोदय इसका प्रयोग करते हैं सामाजिक विज्ञान में। बात आती है कि भैया किसने पहले दिया है, ध्यान रखिएगा। अब बात यदि आपसे आ जाए, चूंकि यहाँ पे जो है वो प्रतिपादित शब्द पूछा गया है, तो यदि हम बात करते हैं आपके योग्यतम के अतिजीवितता के सिद्धांत की, तो स्पेंसर महोदय का जो सिद्धांत आया था वो आया था आपका 19 माफ करिएगा 1850 में। 1850 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है सोशल सोशल स्टैटिक्स स्टैटिक्स। ठीक है। और इसमें इन्होंने जो है आपकी योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दिया था। वहीं जब हम डार्विन की बात करते हैं, तो इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था 1859 में, 9 वर्ष बाद। ध्यान रखना है, 9 वर्ष बाद। और इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था, वो दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखेंगे, ओरिजिन
ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी पुस्तक का नाम है। अब अंतर क्या है भैया, सबसे पहले यदि सिद्धांत की बात की जाए तो इसको हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने ही दिया था अपनी पुस्तक सोशल स्टैटिक्स में। बस अंतर यह था कि यह सिद्धांत जो है वो सामाजिक विज्ञान में आया था, लेकिन इस सिद्धांत को जो ख्याति मिली है वो डार्विन के द्वारा मिली है। इस सिद्धांत का प्रयोग जब विज्ञान में आपके डार्विन महोदय ने किया, तब जाके इसको जो है वो ख्याति मिली। इसलिए अधिकतम लोग 99% लोग जो है योग्यतम की जीवितता या अतिजीवितता का जो सिद्धांत है वो डार्विन के साथ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखना है, इनसे 9 वर्ष पहले 1850 में ही सोशल स्टैटिस्टिक्स नामक पुस्तक में योग्यतम की जीवितता का सिद्धांत दे दिया था स्पेंसर महोदय ने। चलिए, जी। तो इस चीज को अब आप लोगों के अंदर जो है किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ई विकल्प का चुनाव गलती से भी ना करिएगा। आपके योग्यतम की अतिजीवितता का जो सिद्धांत है यह आपके स्पेंसर महोदय ने ही दिया था। पहले जो है स्पेंसर महोदय ने दिया है, ख्याति मिली है डार्विन से, जब डार्विन ने इसे जीव विज्ञान में इस सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर बी विकल्प के लिए ही सही होगा किसी भी स्थिति में। अगला प्रश्न, लेसेस फेयर का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, इनमें से सभी चारों में से किसी एक का चुनाव करिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, इसमें भी जो है लेसेस फेयर के सिद्धांत को लेके जो है वो डिबेट होता है। लेसेस फेयर की जो अवधारणा है, या आपको एडम स्मिथ के जो है वो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो वहां पे एडम स्मिथ के साथ भी मिलेगी, और जब राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पे आपको जो है वेस्टर्न डिगोर्ने मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, राजनीति विज्ञान के संदर्भ में लेसेस फेयर का जो प्रयोग किया था वो सबसे पहले जो है विंस्टन डिगोर्ने ने किया था। जबकि जब हम बात करते हैं अभी एडम स्मिथ की जब बात करेंगे, तो एडम स्मिथ महोदय भी जो है अपने अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र के जो उनके सिद्धांत हैं इसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ देने की बात करते हैं। व्यक्ति को अकेला छोड़ देने का मतलब क्या है कि राज्य के द्वारा जो है किसी भी तरीके का हस्तक्षेप व्यक्ति के कार्यों में नहीं होना चाहिए। तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं पे आपसे पूछ दिया जाए कि यह जो है लेसेस फेयर की अवधारणा किसने दी है और आपको एडम स्मिथ न दिया हो, तो वेस्टर्न डिगोर्ने का चुनाव अवश्य कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उपरोक्त में से कोई नहीं विकल्प यदि दिया हो तो उसका चुनाव कर लीजिएगा। यदि एडम स्मिथ नहीं दिया है तो वेस्टर्न डिगोर्ने, और यदि एडम स्मिथ दिया है तब आप एडम स्मिथ के साथ जाएंगे, क्योंकि सर्वाधिक प्रामाणिक उत्तर जो है एडम स्मिथ है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की प्रवृत्ति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण नहीं रही है। किसने कहा है? स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को उत्तर करना है। इसके लिए आपको CF स्ट्राक दिया हुआ है, केसी वियर दिया है, प्रोफेसर लास्की दिया है और जेम्स वाइस दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिए। चलें, बहुत ही बढ़िया। चलें, तो कुछ ही लोगों का उत्तर जो है इसमें सही आ रहा है। शक्ति की राजनीति, लोक कल्याण की राजनीति, तकनीकी राजनीति तथा दलीय राजनीति की की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मुख्य कारण रही है। यह स्टेटमेंट आपके केसी वियर के द्वारा दिया गया है, न कि CF स्ट्राइक के द्वारा। तो जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो होगा सही हो जाएगा, बाकी लोगों का उत्तर जो है वो गलत हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बी विकल्प के साथ जाएं। स्टेटमेंट आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जितने लोगों ने गलत किया है। बी विकल्प आपका सही होगा। आगे बढ़े,
अगला प्रश्न दिया है, राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है भैया? राजनीति विज्ञान को शक्ति की रचना बताया और भागीदारी का अध्ययन बताया किसने? आलमंड और पावेल ने, लासवेल और कापलान ने, रॉबर्ट ए डेहल ने और गिलक्राइस्ट ने। चारों में से एक को चुनिए, उत्तर तेजी से करिए। चलिए तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्या बात है, आप लोग संख्या बढ़ाना नहीं चाहते हैं? दीपा जी, सुरन जी, बीके मिश्रा जी, आकाश जी, वीरेन जी, प्रमोद जी, आप सभी लोग जो है थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए ताकि संख्या जो है वो बढ़ सके। चलें, तो जो लोग इसमें लासवेल की बात कर रहे हैं, लासवेल और कापलान की, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। लासवेल और कापलान ने कहा था कि राजनीति शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। तो ध्यान रखना है कीवर्ड क्या है, शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन। जब आपसे पूछा जाए कि राजनीति को शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन किसने बताया, तब भी आप चुनाव करेंगे लासवेल और कापलान का। यदि एज इट इज स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है तब तो आप लोगों को कोई समस्या ही नहीं होगी। हमेशा प्रश्न के मैक्सिमम डायमेंशन को कवर करने का प्रयास करिए जब आप पढ़िए तब भी। अब इस प्रश्न में से यदि स्टेटमेंट ना पूछा जाए तो इसी को आपके लिए जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को शक्ति की रचना और राजनीति में भागीदारी के रूप में किसने परिभाषित किया है। या आपसे पूछा जाता है कि राजनीति को शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन किसने बताया है, तो ये किसी भी तरीके से यदि प्रश्न पूछा जाए, उलाट के पूछा जाए, घुमा के पूछा जाए, आप लोगों का उत्तर जो है लासवेल और कापलान के लिए ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निश्चित शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। शक्ति की यह परिभाषा किसकी है, आपको बताना है। शक्ति को कहा गया है कि यह विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। स्टेटमेंट के लिए उत्तर करेंगे लासवेल, आलमंड, स्टेन और लास्की का चुनाव करिए, किसी एक का। चलें, तो आप सभी लोग इसमें लासवेल की बात कर रहे हैं। लासवेल की पुस्तक का नाम बताइए जिस पुस्तक में से स्टेटमेंट को इन्होंने दिया था, या इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, उसका नाम आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, पावर एंड सोसाइटी पुस्तक का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पावर एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने कहा था कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। तो शक्ति को परिभाषित किया आपने लासवेल महोदय ने अपनी पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में। उत्तर आपका जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। चलें भैया, अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राजनीति शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। चलिए, राकेश कुमार जी, गुड इवनिंग। शादी विवाह में ज्यादा व्यस्त हो गए थे या अपनी शादी ही कर लिए, इसलिए आप जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे? चलें, राजनीति शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। आप लोगों को स्टेटमेंट के लिए जवाब देना है। चलें, बी विकल्प और सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी लोगों का। चलें, तो जो लोग इसमें एलन बाल का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। एलन बाल महोदय ने कहा था कि राजनीति शक्ति की अवधारणा राजनीति के अध्ययन की आधारभूत अवधारणा है। बी विकल्प के साथ जाएंगे तो उत्तर आपका सही हो जाएगा। अच्छा जी, कैसा गया आपका ईएमआरएस का पेपर? आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी थी? आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना डेविड स्टन, रॉबर्ट डहल, लासवेल और आर्थर बेंटले में से किसी एक को चुनना है आप लोगों को।
चलें, बी विकल्प डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। चलिए, यदि मेरे आशीर्वाद से आपका काम बन जाए तो मेरा आशीर्वाद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसी बार। यदि आपने अच्छे से मेहनत किया होगा, अच्छे से पेपर किया होगा तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। चलें भैया, तो आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना। चलिए, तो आप सभी लोग जिसमें आर्थर बेंटले का जितने लोग चुनाव कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थर बेंटले की एक पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट मैंने जो है इन्होंने प्रक्रिया की संकल्पना को राजनीति विज्ञान से जोड़ा था। राजनीति विज्ञान में किस राजनीति फेज में जो है इन्होंने प्रक्रिया की अवधारणा या संकल्पना को जोड़ा है? चलें, परंपरागत राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की अवधारणा को जोड़ा था। आपके व्यवहारवादी जो है वो राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया को जोड़ा था। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति में प्रक्रिया को जोड़ा था। उदारवाद में प्रक्रिया को जोड़ा था। किसमें जोड़ा था प्रक्रिया की संकल्पना को इन्होंने? चलें, चलें तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि प्रक्रिया की अवधारणा जिसे जो है आर्थर बेंटले महोदय के द्वारा स्पष्ट किया गया, इसे राजनीति विज्ञान की जो आपका व्यवहारवादी आंदोलन जिसे आप पढ़ते हैं, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद में इन्होंने जो है इसे जोड़ा था। आप लोग इस प्रश्न में आर्थर बेंटले के साथ जाएँगे और ध्यान रखेंगे कि व्यवहारवाद में प्रक्रिया को महत्व नहीं दिया जा रहा था। ठीक है? प्रक्रिया को महत्व देने के लिए जो पहला प्रयोग किया था, वो आपके आर्थर बेंटले ने किया था। तो व्यवहारवाद में प्रक्रिया की अवधारणा को जोड़ने का श्रेय जो है, वो आर्थर बेंटले का है। और यह प्रक्रिया क्या है? तो राजनीति को संचालित करने की जो नीति विज्ञान प्रक्रिया अपनाई जाती है, उन सभी प्रक्रियाओं पे इनका जो है वो अधिक बल था। ध्यान रखेंगे डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आर्थर बेंटल ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इस संकल्पना को दिया था। चलिए, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? आपको बताना है। शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष व तनाव का अध्ययन, मानव स्वभाव का अध्ययन। चलिए, राजनीति कैटलिन के अनुसार इसका विषय क्षेत्र आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3-4 बार तो मैंने इस प्रश्न को कराया ही होगा। राजनीति विज्ञान को के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हुए कैटलिन महोदय ने इसमें से क्या एक स्वीकार किया है इसके विषय क्षेत्र के रूप में? चलिए भैया, चलें तो आप सभी को पता है कि कैटलिन महोदय जो है वो राजनीति को नियंत्रण का उपकरण मानते हैं, हथियार मानते हैं। और नियंत्रण जो है किसके द्वारा संभव है? शक्ति के द्वारा। तो यह राजनीति को शक्ति का अध्ययन मानते हैं। आपका उत्तर जो होगा इसमें ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। अरस्तु की नागरिकता की अवधारणा को लागू करने पर, यदि अरस्तु की जो नागरिकता की अवधारणा है उसे लागू किया जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपको विकल्प दिया है, केवल कुछ भारतवासी भारत के नागरिक भारत के माने जाएंगे। बी विकल्प दिया, भारतीय मूल के सभी लोग, यानी पीआईओज को शामिल करते हुए भारत के नागरिक माने जाएंगे। सभी अनिवासी भारतीय एनआरआईज भारतीय नागरिक माने जाएंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलें, तो यदि अरस्तु की बात करते हैं तो आप लोग तेजी से कमेंट करिए कि अरस्तु महोदय ने किसको किसको नागरिकता न देने का सुझाव दिया था। अपनी जो इनकी नागरिकता की अवधारणा है उसमें इन्होंने जो है किसको किसको नागरिकता से जो है वंचित रखने का सुझाव दिया है? तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, अर्चना जी का उत्तर आ रहा है महिला के लिए। और बाकी लोग भी उत्तर करिए भैया। अरस्तु के अनुसार किसे किसे किसको किसको नागरिक नहीं मानना चाहिए? चले, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए, अरस्तु महोदय का जो विचार है उसके अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो नागरिक नहीं बन सकता है
जो राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है या राजनीति में अपना योगदान जो है वो नहीं दे सकता है। इसमें जो है वृद्ध हैं, रोगी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इन सबको इन्होंने कहा था कि इनको नागरिकता देने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये राज्य के लिए जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है। हालांकि यह जो है पूर्ण रूप से कहना अब आज के समय में ये कहना जो है वो उचित नहीं होगा, खास करके महिलाओं के संदर्भ में। आपका उत्तर जो होगा ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि यदि महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को, अपराधियों को, इन सबको यदि निकाल दिया जाए तो भारत में जो होगी बहुत ही कम जनसंख्या आपकी बच जाएगी जिसे नागरिकता दी जा सकती है। तो ए विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है डेविड स्टेन को, चार्ल्स मेरियम को, गैब्रियल आलमंड को या ग्राहम वालास को। चले, हार्दिक जी आए नहीं, नेट समाप्त हो गया। चलें भैया, व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? ए विकल्प के लिए सभी का उत्तर आ रहा है और मैं कह दूं कि आप सभी का उत्तर गलत है। तो चलें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा चार्ल्स मेरियम को जो है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि शिकागो विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन करवाया था इन्होंने 1925 में, 1925 में, और यहीं से इन्होंने जो है व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान की नींव डाल दी थी। तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स मेरियम जो है वो आपके व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान की जनक मानी जाती हैं। आप इसमें चार्ल्स मेरियम के साथ जाइएगा, न कि डेविड स्टर्न के साथ। ठीक है, बी विकल्प आपका सही होगा। आप लोगों ने अति उत्साह में डेविड स्टर्न का चुनाव कर लिया। इन्होंने व्यवहारवाद को अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाने का योगदान जो है वो डेविड स्टर्न का है, लेकिन इसके जनक के रूप में इसकी शुरुआत करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय का जो सम्मेलन है वो चार्ल्स मेरियम के द्वारा जो है शिकागो विश्वविद्यालय में 1925 में जो सम्मेलन हुआ उसमें आपके व्यवहारवाद को या व्यवहारपरक राजनीति विज्ञान की नींव जो डाली थी वो आपके चार्ल्स मेरियम ने डाली थी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय किसको है? चलें भैया, बता दीजिए। अमेरिकी राजनीतिक विचारकों को, रूसी राजनीतिक विचारकों को, एशियाई राजनीतिक विचारकों को, अफ्रीकी राजनीतिक विचारकों को? चलें, चलें, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूछा गया है। कुछ विचारकों के नाम बता दीजिए जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यदि आप लोग अमेरिकी राजनीतिक विचारकों की बात कर रहे हैं तो कुछ अमेरिकी राजनीतिक विचारकों का नाम बताइए जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी विचारधारा को विकसित करने का श्रेय दिया है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलें भैया, चलिए, तो एक तो पहला नाम आप लोग ध्यान रखेंगे किसका? मेरियम। दूसरा नाम आप लोग किसका याद रखेंगे? लावेल। और एक और प्रमुख नाम है, कौन है भैया? बेंटले, आर्थर बेंटले। तो ये लोग जो हैं अमेरिकी राजनीतिक विचारक हैं। चलिए, डेविड स्टर्न को अभी आते हैं। डेविड स्टर्न पे भी कई लोगों का उत्तर आया है। जब आप अमेरिकी राजनीतिक विचारकों की बात करते हैं तो आपको जो है मेरियम, लावेल और बेंटले का नाम याद होना चाहिए, डेविड स्टर्न का नहीं। ये विकल्प के लिए आपका उत्तर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें व्यवहारवादी विचारधारा पूछा हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ है?
चलें, 1940 के दशक में व्यवहारवादी उपागम का जन्म जो है किस देश में हुआ था? अच्छा, व्यवहारवादी उपागम है क्या? व्यवहारवादी उपागम है क्या? यदि एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि परंपरागत राजनीति में कौन-सा ऐसा संशोधन है, जिसके होने के बाद राजनीति का जो स्वरूप है या जो उपागम है, वो परिवर्तित होके व्यवहारवादी उपागम हो जाता है? तो एक शब्द में आंसर दीजिए आप लोग। चलें, तो आप सभी को पता है कि आपके चार्ल्स मेरियम के द्वारा जो है आपके अमेरिका में इसको हालाँकि 1925 में ही शिकागो विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन बस प्रश्न में उलझाने की दृष्टि से व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ आपसे पूछा गया है। तो मेरियम के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका में ही, शिकागो विश्वविद्यालय से ही इसकी शुरुआत होती है, पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान रखेंगे। चलिए, वीरेंद्र कुमार जी का जो है उत्तर बिल्कुल आ गया है। जो व्यवहारवादी उपागम है, वो पारंपरिक उपागम से सिर्फ एक अर्थ में जो है वो अलग होता है और वो क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति। तो आप लोग इसे हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपके परंपरागत अध्ययन पद्धति जो थी, उसमें एक परिवर्तन हुआ और वैज्ञानिक पद्धति को जो है आपके इसमें शामिल कर वैज्ञानिक आपके राजनीति विज्ञान में आती है, इसे जो है वो आपके व्यवहारवादी उपागम कह दिया जाता है। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? चलिए भैया, आपको बीएफ स्किनर दिया हुआ है, डेविड स्टर्न दिया हुआ है, आपको लियोनार्ड व्हाइट दिया हुआ है और सुमा दिया है। चारों में से एक को चुनिए। जी, तथ्य और मूल्य जो हैं वो आपके वैज्ञानिक उपागम के ही अंग हैं। किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों यानी इंटेंशन, प्रयोजन यानी पर्पज और प्रेरणा यानी मोटिव को स्थान दिया था? तो आप लोग इसके लिए तेजी से उत्तर करेंगे। आप में से अधिकतम लोगों ने जो है वो बीएड कर रखा होगा और बीएड में आप सभी लोगों ने कबूतर और चूहे का प्रयोग पढ़ा होगा, जो किया था आपके बीएफ स्कैनर महोदय ने। और इनके इस प्रयोग को जो इनकी जो अवधारणा है उसे आप लोगों ने एक नाम उसका पढ़ा होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है? तो यह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, उसी के आधार पे व्यवहारवादी अपनी अवधारणा में इन्होंने मानवीय स्वतंत्रता प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ने का जो कार्य किया था, वो आपके बीएफ स्किनर महोदय ने किया था। तो बीएफ स्किनर महोदय का नाम आप लोगों के लिए अपरिचित नहीं होगा। राजनीति विज्ञान में भी जो है आपके बीएफ स्किनर का प्रयोग का नाम आता है। आपके व्यवहारवाद के वास्तविक प्रणेता यदि पूछ लिया जाए कभी कि व्यवहारवाद का वास्तविक प्रणेता कौन है, तो व्यवहारवाद की सबसे जो है वो स्पष्ट व्याख्या मनोविज्ञान में आपके बीएफ स्किनर महोदय ने की है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है, उत्तर व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण, राज्य का अध्ययन, ज्ञान का आधार, सुधार नहीं या प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें। जी, अर्चना सिंह जी ने जी, बिल्कुल मनोविज्ञान में पढ़ा होगा आपने इसको। शिक्षा मनोविज्ञान का जो आपका पेपर होता है बीएड में,
उसमें भी आप लोगों ने बीएफ स्किनर को पढ़ा होगा, बिहेवियरिज्म की थियरी जो इनकी है। चलें, बी और डी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं। देखिए, तो जब भी कम से कम किताबों को जो आप लोग पढ़ते हैं, उसमें जो आप लोगों के लिए हेडिंग है, वो तो आप लोगों को यदि ध्यान हो, तो उससे भी आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। आपसे दिया है कि उत्तर व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता है, कौन-सी विशेषता है? तो उत्तर व्यवहारवाद में जो है दोस्तों, आप सभी को पता है कि परंपरागत अध्ययन पद्धति को जो है, वो क्या कर दिया गया था? इग्नोर किया गया। और सिर्फ जो है वो राज्य का अध्ययन इससे स्वीकार नहीं किया गया। राज्य और व्यक्ति की गतिविधि का अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन इसमें आ गया, तो इसको भी जो है नकार दीजिए। ज्ञान का आधार सुधार नहीं है, ये तो भैया ऐसे ही गलत हो जाएगा। ज्ञान का आधार हमेशा सुधार होता है, वो किसी भी सिद्धांत में यदि आप देखेंगे। यह प्रतिक्रिया नहीं अपितु क्रांति है, तो आप सभी को पता है कि जो उत्तर व्यवहारवाद है या किसी भी वाद की प्रतिक्रिया में नहीं आया। ये कहीं भी आपको किसी भी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा कि व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद जो है किसी वाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आया है। व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आपको देखने को मिलेगा समाजवाद, या सारे वाद जो है एक दूसरे की प्रतिक्रिया से जो है वो जुड़े हुए हैं। एक वाद कुछ और कहता है, दूसरा वाद जो है उसका विरोध कर देता है, वो कोई दूसरा मार्ग बताने लगता है। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जो है एक क्रांति है, और वो किस चीज की क्रांति है? इसकी पद्धति में सुधार करने की क्रांति है। राजनीति विज्ञान की जो पद्धति थी, वह जो है दोस्तों, उसे वैज्ञानिक पद्धति अपनाने के लिए यह क्रांति जो है वो शुरू की गई थी। चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टर्न, इन लोगों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था। आपका उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। या किसी भी वाद के प्रति जो है वो व्यक्तिवाद की बात करिए, समाजवाद की बात करिए, किसी भी जो है वाद के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, यह एक क्रांति है जो अपने आप में सुधार करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है किससे? फांसीवाद से, प्रत्यक्षवाद से, उपयोगितावाद से या आदर्शवाद से। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चले, उत्तर आ रहा है अर्चना जी का बी विकल्प के लिए, सुरेंद्र जी का, सतीश कुमार जी का उत्तर आ रहा है। सभी लोग प्रत्यक्षवाद की बात कर रहे हैं। चलें, तो यदि हम व्यवहारवाद की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि पारंपरिक राजनीति विज्ञान में परिवर्तन हुआ। वह क्यों हुआ? वह हुआ आपके वैज्ञानिक, या विज्ञान कह लीजिए, जो विज्ञान की अवधारणा है उसको जो है वो स्वीकार किया गया। और विज्ञान किस चीज की बात करता है भैया? प्रमाण की। बिना प्रमाण के विज्ञान किसी चीज को जो है सत्य या असत्य नहीं कर सकता। विज्ञान जो है हर चीज को प्रमाणित करना चाहता है, और जैसे ही प्रमाण की बात आ जाएगी, आपको किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी बात को मानने के लिए जो है यदि प्रमाण की आवश्यकता है, तो यही प्रमाण तो प्रत्यक्षवाद है। विज्ञान बिना प्रमाण के कोई कार्य नहीं करता। और व्यवहारवाद में सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया, या व्यवहारवाद जो है का जो आधार है वह क्या है? आधार इनका जो है विज्ञान ही तो है। और विज्ञान आप सभी को पता है कि जो है यह प्रयोग पर आधारित है, होता है, और यह प्रयोग के माध्यम से ढूंढता क्या है? प्रमाण। और यही प्रमाण जो है परिवर्तित किसमें हो जाएगा? आपके सामाजिक विज्ञान में जब आते हैं हम लोग, तो प्रत्यक्षवाद में। जी, तो आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। देखिए, सिर्फ विकल्प याद कर लेना, अधिकतम लोगों को मैं देखता हूँ कि विकल्प लोग जो है याद कर लेते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि थोड़ा बहुत प्रश्न को घुमा दिया गया, जैसा कि मैं टेस्ट में करता हूं, तो मुझे अंदाजा हो गया है कि यदि थोड़ा सा प्रश्न को घुमा देता हूं, तो अधिकतम लोग जो है 50% के ऊपर भी जो है टेस्ट में नहीं जा पाते हैं। हालांकि इस समय जो है पिछले संडे को और इस संडे को, अभी जो संडे आपका बीता है, 2 संडे को टेस्ट हो नहीं पाया है। अगले संडे को भी संभवतः आपका टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा-सा इसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त होऊँगा, आपका टेस्ट
एक ही बार पूरे सिलेबस का टेस्ट अब अपलोड करने का प्रयास करूंगा कि आपका जो है वो पूरा का पूरा टेस्ट अपलोड कर दूं एक साथ। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की है? आपको लास्की दिया हुआ है, लासवेल दिया है, चार्ल्स वेल दिया हुआ है और डेविड स्टन दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। व्यवहारवाद। चलें, तो आप सभी लोग डेविड स्टन का चुनाव करेंगे। डेविड स्टन ने जो है, आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है व्यवहारवाद की जो व्यवहारवाद पे जो है वो व्यवहारवाद में एक कुठाराघात कह सकते हैं, ऐसा इन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना की और इसमें दो प्रमुख सुधार किए, या दो प्रमुख सुधार जो है वो प्रस्तावित किए। वे कौन-कौन से हैं जिसके आधार पे उत्तर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट किया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद की जो दो विशेषता बताई है आपके डेविड स्टर्न ने, जिसके आधार पे आप व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट करते हैं, वे दोनों विशेषताएं आप कमेंट करके बता दीजिए। दो ही विशेषताएं बताई थी आपके डेविड स्टर्न ने। चलिए तेजी से कमेंट करिएगा। चलिए मनीष जी बात कर रहे हैं मूल्य और प्रासंगिकता की। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रिलेवेंस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, यानी प्रासंगिकता। और दूसरा इन्होंने बात की थी एक्शन, यानी कार्यवाही। ध्यान रखिएगा, दो विशेषताएं बताई थी जिसके आधार पे जो है अंतर किया जाता है। कौन कौन सी? रिलेवेंस और आपका एक्शन या प्रासंगिकता या कार्यवाही। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर आप लोगों का जो हो जाएगा डेविड स्टन के लिए सही हो जाएगा। इसी प्रासंगिकता और कार्यवाही के आधार पे जो है आप उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद में अंतर कर पाते हैं, और इसका श्रेय जो है डेविड स्टन को जाना जाता है, दिया जाता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किसने कहा है कि राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? चलिए भैया, राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, या राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, किसने कहा था? आपको आर बाल दिया हुआ है, डेविड स्टर्न दिया है, गैब्रियल आलमंड दिया है और लिपसेट दिया है। चारों में से एक को चुनिएगा, तेजी से उत्तर करिएगा। चले, तो राजनीति विज्ञान समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, या आपसे पूछा जाए कि जो है राजनीति अ, राजनीति विज्ञान समाज में जो है वो सत्तात्मक वितरण है। एक जगह पे पूछा गया है कि राजनीति को सत्तात्मक वितरण किसने कहा था, ध्यान रखिएगा। सत्तात्मक वितरण। तो हो सकता है कि यह शब्द आपको ढूंढने पर कहीं मिले ना, तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सत्तात्मक वितरण या मूल्यों का आधिकारिक आवंटन राजनीति को जो है आपके डेविड स्टन महोदय ने ही बताया है। आपका उत्तर जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला दिया है कि एक संतुष्ट सुअर से तुष्ट शुक्राणु श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आप लोग उत्तर करेंगे बेंथम के सुखवाद से, जेएस मिल के व्यक्तिवाद से, अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से, या अधिकतम लोगों के गणतंत्रवादी संख्या से।
चलिए, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, किसने कहा था? किसके लिए कहा था आप लोग ये भी बता सकते हैं, या किसके संदर्भ में यह कथन का प्रयोग किया है? सभी लोग जेएस मिल का चुनाव कर रहे हैं, तो उत्तर आपका जेएस मिल के लिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जेएस मिल ने जो है व्यक्तिवाद में, अपने व्यक्तिवाद के सिद्धांत में जो है इन्होंने एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, इस स्टेटमेंट का प्रयोग किया है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि यह जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, यह आपके बेंथम महोदय के, बेंथम का जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है, जिसमें अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की कल्पना की थी आपके बेंथम महोदय ने, इसकी आलोचना करते हुए जीएस मिल महोदय ने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन जो है वो श्रेयस्कर होता है। आप लोग इस प्रश्न में, जी बिल्कुल, और बेंथम जो है इनके गुरु भी थे, बिल्कुल दीपा जी ने लिखा है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला दिया है, किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? चलिए भैया, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन यदि उसकी संपत्ति की हानि हो तो उसे वह नहीं भूल सकता है। मैकियावेली, बोधा, हाब्स और लाक में से एक को चुनिए। चलें, तो जो लोग इसमें मैकियावेली का चुनाव करेंगे उनका उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें ए विकल्प के साथ ही जाएंगे। मैकियावेली महोदय ने कहा था कि व्यक्ति अपने जो है वो पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु वह अपनी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। इन्होंने जो है शासक को सलाह दिया था कि व्यक्ति की संपत्ति पे कभी भी जो है वो नजर न गड़ाए और व्यक्ति की संपत्ति को जो है वो अपने हड़पने का प्रयास कभी भी ना करें। नहीं तो व्यक्ति जो है आपके साथ जो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा या उसका बदला वो ज़रूर लेगा। जी। अगला प्रश्न, उदारवाद निश्चित दर्शन बना। उदारवाद जो है निश्चित दर्शन कब बना है? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या वर्तमान शताब्दी में? कब जो है उदारवाद एक निश्चित दर्शन बनता है? चलिए ठीक है, अब इस बात पे डिबेट करना उचित नहीं है कि संपत्ति महत्वपूर्ण है या पिता महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि पिता से बढ़ के संपत्ति नहीं है, ये डिबेट का प्रश्न नहीं है। अब किसी विचारक ने कहा है तो उसको हम लोगों को बस ध्यान देना है, बस इतना उसको जान लेना है। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया था उस तर्क को समझिए। उन्होंने एक शासक को समझाते हुए, या जो राजा है या जो प्रशासक है उसको समझाते हुए या उसको ये बताना चाह रहे थे कि भैया, यदि आप किसी के पिता को जो है कोई सजा दे देते हैं, ठीक है? तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है कुछ दिनों में इस बात को भूल जाए या वो आपको उसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़प लेते हैं, तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बस इतना सा जो है बात, किसी बात को कहने का औचित्य क्या है इसको समझेंगे, तो बात आसानी से आपको जो है वो समझ में आएगी। चलिए, तो यदि हम बात करें उदारवाद को निश्चित दर्शन बनने की, तो उदारवाद जो है एक निश्चित दर्शन के रूप में 19वीं शताब्दी में जो है अस्तित्व में आता है और इसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो आपके जीएस मिल, एडम स्मिथ और हर्बर्ट स्पेंसर आदि विचारकों ने जो है उदारवाद को एक दर्शन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। निश्चित दर्शन की बात पूछी गई है कि निश्चित दर्शन कब बना है, तो जेएस मिल, हर्बर्ट स्पेंसर आदि के द्वारा जो है इसे निश्चित दर्शन के रूप में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वक्तव्य है? आपको सही स्टेटमेंट पहचानना है। एक कल्याणकारी राज्य
का समाजवादी राज्य होना आवश्यक है। एक पूंजीवादी राज्य भी कल्याणकारी राज्य हो सकता है। एक समाजवादी राज्य एक उदारवादी राज्य हो सकता है। एक उदारवादी राज्य को उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखना चाहिए। चलिए तेजी से उत्तर करिए, स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? किसी एक विकल्प का चुनाव करिएगा। चले तो भैया, एक पूंजीवादी जो राज्य है, कैपिटलिस्ट स्टेट जो होता है, यह भी जो है वो कल्याणकारी राज्य हो सकता है। इसमें कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं है। कल्याणकारी स्टेट कौन होता है, किसे कहते हैं आप? कल्याणकारी स्टेट या वेलफेयर स्टेट, जो आवश्यकता जिसको है उसकी मदद करे राज्य। जिसको आवश्यकता नहीं है उसकी मदद नहीं, जिसको आवश्यकता है, जो जो गरीब है, जो कमजोर है, उसकी जब मदद राज्य करता है तो ऐसे राज्यों को जो है वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। आपका उत्तर जो हो जाएगा बी विकल्प हो जाएगा, यानी जो मजबूर और लाचार है उसकी मदद जब राज्य आगे बढ़ के करता है तो ऐसे राज्य को हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं। भारत भी जो है एक कल्याणकारी राज्य है। आप सभी ने भारत के संविधान की प्रस्तावना को भी पढ़ा होगा, भारत के संविधान को भी पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, नव उदारवाद के प्रवर्तक कौन थे? आपको दुर्खिम, नॉजिक, राल्स और उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तेजी से उत्तर करिएगा। नव उदारवाद के प्रवर्तक आपसे पूछे गए हैं। चलें, अब उदारवाद से नव उदारवाद में क्या अंतर है? कितने लोगों को क्लियर है? चले भैया। सब लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं इसमें। तो जो लोग इसमें लॉजिक की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं हस्तक्षेप की नीति को लागू नहीं भैया, हस्तक्षेप की नीति नहीं, अहस्तक्षेप। आप लोग जाइए। अहस्तक्षेप की नीति को रॉबर्ट नाजिक महोदय जो है पुनः लागू करना चाहते थे, और जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है उसको इन्होंने बता दिया, या कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसको अनावश्यक इन्होंने बता दिया था। इन्होंने कहा था कि कल्याणकारी राज्य जो है आर्थिक विकास में, राज्य के आर्थिक विकास में बाधक है। तो ध्यान रखेंगे, अहस्तक्षेप को पुनः लागू करने की बात, हस्तक्षेप को पुनः लागू करना है, ठीक है। और जो आपका वेलफेयर स्टेट है या कल्याणकारी राज्य है, कल्याणकारी राज्य है, इसको जो है आर्थिक विकास में बाधक की बताया। आर्थिक विकास में बाधक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब ये कल्याणकारी राज्य को आर्थिक विकास में बाधक कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका विरोध करते हैं। तो जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आपके उदारवाद के साथ विकसित हुई थी, उसका विरोध कर दिया था आपके रॉबर्ट नॉजिक महोदय ने अपने नव उदारवाद में। तो आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि यह अहस्तक्षेप को पुनः लागू करना चाहता है, यानी राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और जो है कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी उसको इन्होंने कह दिया कि भैया हम इसका विरोध करेंगे, यह राज्य के आर्थिक विकास में बाधक है। यदि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रही तो राज्य विकास नहीं कर पाएगा। उत्तर आपका जो होगा इसमें बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। सरकारी ऑप्शन के साथ यदि जाएंगे तो सरकारी नंबर मिल जाएगा, सरकारी नंबर के लिए ना जाइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है, आपको बताना है। नव उदारवाद से संबंधित आपको हेयक दिया हुआ है, मिल्टन फ्राइडमैन दिया हुआ है, रॉबर्ट नॉजिक दिया है, उपरोक्त सभी दिया है। चले भैया।
चलें, इसमें आप लोग जो है सरकारी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि 1992 में 1992 की यदि हम बात करते हैं, तो भारत में जो है आपके उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो है वो अवधारणा को स्वीकार किया गया। किस-किस अवधारणा को? उदारीकरण, निजीकरण और भैया भूमंडलीकरण। और ये उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो अवधारणा है, यह सीधे किससे जुड़ी है? या आपके नव उदारवाद की अवधारणा है। तो आपके नव उदारवादी अवधारणा को जो है 1992 में भारत सरकार ने जो है भारत के विकास के लिए जो है वो क्या किया था? परिवर्तित किया था, यानी इसको उदारीकरण को, निजीकरण को और भूमंडलीकरण को स्वीकार किया था। तो यदि आपसे कभी घुमा के प्रश्न पूछ लिया जाए कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण का संबंध किस वाद से है, तो ध्यान रखिएगा या नव उदारवाद से इसका संबंध है, जिसे भारत ने 1992 में स्वीकार किया है। उपरोक्त सभी आंसर आपके सही होंगे। जी, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में जो है इसको किया गया था। चलिए, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है भैया? आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद, तेजी से उत्तर करेंगे। तो जब आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद की बात की जाएगी, मैं शुरू में यही आपसे बात कर रहा था कि जो है आपके एडम स्मिथ महोदय जो लेसस फेयर की अवधारणा की बात करते हैं, वह आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद को लागू करते हैं, तब करते हैं। तो आप लोग इसमें डी विकल्प को ध्यान रखिएगा। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का सबसे बड़ा जो समर्थक है वो एडम स्मिथ है। आपका उत्तर इसमें डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जो आपके व्यक्तिवाद से संबंधित है या आर्थिक व्यक्तिवाद का वर्णन करती है, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। चलें, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? प्लेटो, मार्क्स, स्मिथ और लॉक में से किसी एक को चुनिएगा। राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलें, तो जितने सारे लोग इसमें एडम स्मिथ की बात करेंगे, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। एडम स्मिथ महोदय जो है आपके का मानना है कि राज्य को जो है आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और यही इनकी लेसस फेयर की अवधारणा है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तेजी से चलते हैं। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की थी? मार्क्सवाद ने, उदारवाद ने, समाजवाद ने या गांधीवाद ने? चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। संपत्ति के अधिकार की मांग, चलें भैया, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें उदारवाद की बात करेंगे, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक विचारक हैं लॉक, आपने पढ़ा होगा सभी ने लॉक महोदय को। ये 3 प्राकृतिक अधिकारों को मानते हैं, कौन-कौन से? जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। ये जो है 3 प्राकृतिक अधिकार को स्वीकार करते हैं। इसमें यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लॉक महोदय ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया था? तब आप लोग ध्यान रखिएगा कि लॉक महोदय भी अपने प्राकृतिक अधिकारों में सबसे अधिक महत्व देते हैं किसको? संपत्ति के अधिकार को। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन एक उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है? चलिए, उदारवाद की मूल मान्यता नहीं है। अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है। राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। चलिए भैया, सब लोग ये विकल्प की बात कर रहे हैं, तो बता दीजिए कि अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, यह किन विचारकों का मानना है या किस स्कूल ऑफ थॉट का मानना है?
चलें तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए। सभी लोग ये विकल्प की बात कर रहे हैं, सबका उत्तर बिल्कुल सही है, लेकिन अधिकारों की प्राप्ति राज्य में ही संभव है, ऐसा कौन लोग मानते हैं? यदि उदारवादी नहीं मानते हैं, तो कौन मानते हैं? चलिए भैया, तो ध्यान रखिएगा। अब क्यों मानते हैं ये भी समझ लीजिए। यदि हम बात करते हैं इसकी, आपके आदर्शवाद की, सभी लोग जो है आप लोग आदर्शवाद लिख भी रहे हैं, आदर्शवाद। चलिए, तो यदि हम आदर्शवाद की बात करते हैं, तो आदर्शवाद जो है वो राज्य को क्या मानता है भैया? सर्वोच्च संस्था मानता है। और जब ये सर्वोच्च संस्था मानता है, इसका मतलब क्या हो गया कि बिना राज्य के व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। बिना राज्य के व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। विकास संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अधिकारों की प्राप्ति जब तक आप राज्य में नहीं होंगे, तब तक जो है आपको नहीं हो सकती है। यानी आपको यदि अधिकार चाहिए, तो आपको किसी न किसी राज्य की नागरिकता को स्वीकार करना पड़ेगा। उत्तर आपका ए विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी राज्य एक मानव निर्मित संस्था है, सभी को पता है, उदारवादी मानते हैं। व्यक्ति को ये लोग साध्य मानते हैं, और इस साध्य के लिए कार्य कौन करता है? राज्य। तो राज्य हो जाएगा साधन, कहीं कोई समस्या नहीं है। राज्य की सत्ता का आधार व्यक्ति की सहमति है। आप सभी को समझौते का अधिकार पता है। आपका उत्तर सही, इसमें ए विकल्प के लिए जाएंगे। बाकी तीनों आपके उदारवाद के संदर्भ में बिल्कुल सही दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, इसमें से एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद है। यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन आप लोग इसे कह सकते हैं। उत्तर करेंगे इसके लिए आपको मैक मैकवर्न दिया मैक मैकवर्न दिया हुआ है, माफ करिएगा, लूथर दिया हुआ है, लास्की दिया है और डनिंग दिया है। चले, बहुत बढ़िया। तो जो लोग बात कर रहे होंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है, किसका किसका? डेमोक्रेसी का और आपके जो है व्यक्तिवाद का, यानी लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का। तो आपके मैकवर्न के द्वारा जो है यह स्टेटमेंट दिया गया था। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगला दिया है, राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण उत्तरदायी है आदर्शवाद के विकास के लिए, उदारवाद के विकास के लिए, मार्क्सवाद के विकास के लिए या समाजवाद के विकास के लिए। चारों में से एक को चुनिए और उत्तर तेजी से करिएगा। कैसे है भैया यांत्रिक दृष्टिकोण? राज्य के बारे में यांत्रिक दृष्टिकोण विकास उदारवाद के लिए, यदि आप सभी लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो कैसे है? कितने लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज को लेकर? चलें, तो ध्यान रखिएगा कि उदारवादियों का मानना है कि जो राज्य का निर्माण है, राज्य का निर्माण वह किसने किया है? लोगों ने किया है। और किस लिए किया है भैया? जी, बिल्कुल मानवकृत संस्था है, कह सकते हैं आप लोग, लोगों ने किया है। और यह किया है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए, करने हेतु। और जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करता है, यदि आपने किसी चीज को बनाया है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में इस समय जो है हीटर चल रहा होगा, आपके घर में बिजली है, या जो जितने भी उपकरण आप लोग प्रयोग करते हैं, वो उपकरण किस चीज के लिए है? आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। तो जब आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो वह वस्तु जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है और उसका निर्माण आपने किया है, तो उसी को ही तो हम लोग जो है यंत्र कहेंगे या यांत्रिक अवधारणा कहेंगे। तो आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि
कोई वस्तु हमारी सिर्फ हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, तो वह चलें, आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। राकेश जी का प्रश्न है कि टीजीटी की बुक कंप्लीट हो गई। लगभग कंप्लीट है, लेकिन उस पे अभी काम जो है फाइनल नहीं हो पा रहा है राकेश जी। थोड़ा सा मैं जब फ्री होऊंगा तभी अब उसको मैं देख पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जनवरी में वो पुस्तक उपलब्ध हो जाए। अब चूंकि किताब में जो है वो काम बहुत होता है, अब उन सारी चीजों को धीरे धीरे सॉर्ट आउट करूंगा जैसे मुझे समय मिलता है। अभी तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बच पा रहा है कि मैं थोड़ा कुछ भी आप लोगों के लिए अतिरिक्त कर सकूं। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और आप सभी से जाते-जाते एक बार फिर से निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों के पास जो है शेयर करिए और अपनी पुरानी संख्या को जो है वो पुरानी संख्या को आप लोग जो है वो प्राप्त करिए। कल का टॉपिक क्या होगा? अभी इसको कंटिन्यू रखेंगे, अभी ये खत्म कहाँ हुआ है? इसको अभी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। थोड़ी-सी संख्या को बढ़ाने पे आप लोग जो है ध्यान दीजिए। इसमें कल के टॉपिक में इसको कंटिन्यू रखेंगे और अराजकतावाद आप लोगों का इसमें ऐड हो जाएगा। कल अराजकतावाद भी इसमें खत्म करेंगे, इसी में मिलाएँगे। चलिए, फिलहाल के लिए आप लोग अनुमति दीजिए और कल मिलते हैं हम लोग। कल कौन-सी तारीख है? जी, कल मिलेंगे हम लोग अभी। फिर इसके बाद से जो है आप लोगों की क्लास जो है 3-4 दिन बंद रहेगी। तो उसके लिए आप लोग जो है मुझे क्षमा करिएगा। अभी कल क्लास चलेगी आप लोगों की। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों से अनुमति चाहूँगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि।